क्वींस रोड के आखिर में रोशन महल था। ये कदीम वज़ा की वसी 2 मंजिला कोठी थी। आगे कर्जन रोड शुरू होती थी। उनको दूर ही से आज के दिन की चहल पहल दिखाई दे गई। फाटक पर कागजी झंडियां और रंग बिरंगी बिजली के कुमकुमे लटक रहे थे। बहली से उतरे तो उन्होंने देखा कि लंबी ड्राइव पर जो सामने वाले बरामदे तक जाती थी, ताज़ा सुर्ख बिजली बिछाई गई थी और दोनों अतराफ चूने की मुतवाज़ी लकीरें लगी थी। बरामदे में 2 मेज़ें पड़ी थी। एक पर मेज़पोश तकिए रखे थे, दूसरी के गिर्द बहुत सारे लड़के लड़कियां नैपकिन बना रहे थे। बरामदे के सामने वसी लॉन में मेज़ें और कुर्सियां लगाई जा रही थीं। दिन की रोशनी अभी बाकी थी, मगर बरामदे और बाग में कुमकुमे जल रहे थे। सिर्फ बरामदे में शोर था, जहां मेज के गिर्द खुशपोश और तंदुरुस्त लड़के लड़कियां जमा काम कर रहे थे। सब्जे पर नौकर सफेद वर्दियां पहने खामोशी से एक दूसरे को हिदायत दे रहे थे। अयाज बेग और नईम जब बरामदे में चढ़े तो सामने से भूरी आंखों वाली एक 9 उम्र लड़की जारेहाना अंदाज में निकली। चचा, वो ठिठक कर ऊंची आवाज में बोली। तस्लीम, बाबा बैठे हैं, आप चलिए अंदर, हम लोग नैपकिन बना रहे हैं अभी तो। वो घड़ी देखती हुई जाकर 9 उम्रों के उस गिरोह में शामिल हो गई। नईम उनकी तरफ मुतवज्जा था। उनकी औसत उम्र नईम की उम्र के लगभग थी। देखो अजरा, परवेज उल्टी तरफ से बना रहा है और कहता है कि यही सीधा है। पहली लड़की से एक दूसरी लड़की जो सुर्ख रेशमी लिबास में थी बोली। भूरी आंखों वाली लड़की ने जाकर उसी जारेहाना अंदाज में सबसे लंबे और बड़ी उम्र के लड़के का नैपकिन खोल दिया। गलत, बिल्कुल गलत, वो बोली। उसके भूरे रंग के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और गर्दन की सफेद जिल्द दिखाई दे रही थी। देखो भाई सब लोगों, उसने चिल्लाकर कहा। परवेज यूं बनाता है और रुमाल को बेतरतीबी से गोल मोल लपेट दिया, जिसे देखकर सब हंसने लगे। यहां तो मौलाना सर पर बांध के नमाज पढ़ाते हैं। एक मोटा सा सफेद रंगत वाला लड़का बोला। कहकहाओं का शोर बुलंद हुआ। भूरी आंखों वाली लड़की सर पीछे फेंक कर हंस रही थी, जिससे गर्दन की पुष्ट पर सफेद सेहतमंद जिल्द इकट्ठी होकर उभर आई थी और गले पर तंग फ्रॉक गोश्त में धंसा जा रहा था। उसका गहरा सुर्ख चेहरा एक पागल हंसी में तना हुआ था। नरखरा कपकपा रहा था और आंखों में पानी आ गया था। परवेज मुतज़ब्ज़िब खड़ा सबका मुंह देखता रहा, फिर बहुत गहरा झेंप गया। मैं कोई लड़की थोड़ा हूं, ये तो लड़कियों का काम है या बैरों का। हंसी तेज हो गई। अपने आप को अजनबी फिजा में पाकर नईम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, मगर जी खोलकर हंसते हुए लोगों को देखकर बेतकल्लुफी, सादगी और बराबरी का जो एहसास होता है, उसकी वजह से उसका जी चाहा कि वो भी जाकर उनमें शामिल हो जाए। उसी वक्त वो अयाज बेग के पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। कमरा निशिस्त में दाखिल होकर जिस पर सबसे पहले नईम की नजर पड़ी, वो घर का मालिक था, नवाब गुलाम मोहिउद्दीन। एक कोने में बड़ी सी मेज पर बैठे कुछ लिख रहे थे। आइए आइए, वो बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर बोले। मैं इतनी जल्द आपका मुतवक्का नहीं था। कब आए? आज सुबह। अयाज बेग ने बहुत झुककर मुसाफा किया। अपने चचा को इतनी इनकिसारी के साथ किसी से मिलते हुए नईम ने पहले नहीं देखा था। नवाब साहब के चेहरे पर सबसे नुमाया शय उनकी नाक थी, जो ऊंची और नोकदार थी और उन्हें मर्दाना शक्ल सूरत अता करती थी। अफसोस है रोशन आगा की वफात पर हाजिर न हो सका। मुलाजमत का सिलसिला है, अयाज बेग ने कहा। आप तो बड़े फर्ज शनाज अफसर हैं। ठीक है, काम वाम करता ही आदमी अच्छा लगता है। हमारी भी कोई जिंदगी है। उन्होंने इस शरारत भरी मासूम मुस्कुराहट के साथ कहा, जो पुराने खानदानी लोगों का हिस्सा होती है। बजा फरमाया। अयाज बेग हाथ मलते हुए खुश दिली से बोले। दोनों दोस्तों की आंखों में चमक थी। फिर वो नईम की तरफ मुतवज्जे हुए। ये साहबजादे। नईम ने अयाज बेग की तकलीद में बहुत झुककर मुसाफा किया, जिससे उसकी टोपी का फुंदना नवाब साहब की हाथ की पुष्ट से जा लगा। भतीजा है। ओह, मैं समझा। वो गौर से उसे देखते हुए बोले। आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरे पर संजीदगी की सख्ती पैदा होने लगी। तीनों आदमियों के दरमियान अजीब सी खामोशी छा गई। अयाज बेग का चेहरा बेहद उदास हो गया।
नवाब साहब के माथे को 2 हिस्सों में तकसीम करती हुई रग उभर आई। बारीक रेशमी गाउन पहने वो अपने मजबूत चेहरे और वहशियाना कुव्वत से भरपूर शबीह लिए सीधे बैठे रहे। फिर अचानक उन्होंने पहलू बदला और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे, मैं देख रहा था, इनकी शक्ल नियाज बेग से बहुत मिलती है। खूबसूरत आदमी था, वापस आ गया है। जी हाँ, कई साल बाद। कितने साल बाद? 12। वो उठकर कमरे में टहलने लगे। पढ़ता है कलकत्ते में, इस साल सीनियर कैम्ब्रिज किया है, अयाज बेग ने बताया। आप नियाज बेग से मिले? नहीं। मिलेंगे? नहीं। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर अयाज बेग ने मौजू तब्दील करते हुए कहा, आज तो काफी रौनक होगी। उम्मीद तो है। नवाब साहब की संजीदगी दूर हो गई। चीफ कमिश्नर आएंगे, गोखले भी शहर में हैं, शायद आ जाएं, और आपकी एनी बेसेंट भी आ रही हैं। जरा तैयार रहिएगा, आप भी बड़े जोरदार थियोसॉफिस्ट हैं। फिर उन्होंने अयाज बेग के कंधे पर हाथ रखकर गौर से देखा। बूढ़े हो गए हो, वक्त सबको बूढ़ा कर देता है, अयाज बेग ने मुस्कुराकर कहा। नईम बहुत बेचैन बैठा था। अपने बाप का जिक्र उसने बहुत कम सुना था और ये मंजर जो आज उसने देखा और महसूस किया बिल्कुल नया था। मौजू की तब्दीली से उसे काफी तस्कीन हुई और वह गौर से अपने मेजबान को देखने लगा। नवाब साहब 40 के लगभग और बहुत सेहतमंद थे। चश्मा उनकी नाक में गहरा फंसा हुआ और गाल शीशे से ऊपर उभरे हुए थे। आंखें गहरी और जबड़े और ठोड़ी और सर की हड्डी मजबूत और चौड़ी थी। उनके हाथ नाजुक और खुशनुमा थे। मामूली नाक नक्शे के बावजूद उनके चेहरे पर वो नरमी और खुशशक्ली थी जो पुरआसाइश जिंदगी का पता देती है। गुफ्तगू करते हुए वो एक हाथ को बड़े दिलकश अंदाज में हरकत देते थे। कमरा बड़े करीने से सजा था। नईम के ऐन पीछे एक भुस भरा शेर खड़ा था जो खतरनाक हद तक जिंदा दिखाई दे रहा था। चारों कोने में ऊंचे ऊंचे फर्शी लैंप रोशन थे। खिड़कियों पर भारी पर्दे और फर्श पर दबीज बेआवाज कालीन पड़े थे। बरामदे के शोर के मुकाबले में अंदर गहरी खामोशी और सुकून था। गौर से देखने पर मालूम होता था कि दरवाजों खिड़कियों की दर्जें फलालैन की तहों से बंद की गई थीं। फिर उनका मेजबान उठा और थोड़ी देर तक लॉन पर मिलने का वादा करके अंदर के कमरों की तरफ चला गया। बाहर आकर नईम ने देखा कि नैपकिन सारी मेजों पर रखे थे और सफेद वर्दियों वाले बैरे आखिरी इंतजामात में मसरूफ थे और कोई दिखाई न देता था। फाटक के बगल वाले दूसरे लॉन में बैठने का इंतजाम किया गया था। अयाज बेग ने कोने में एक कुर्सी घसीटी और कैमरा निकालकर रात को तस्वीरें लेने के लिए उसे तैयार करने लगे। नईम इधर उधर फिरने लगा। उस वक्त अंदर से वही लड़के लड़कियां बातें करते निकले और इधर उधर फैल गए। लंबे लड़के ने तमीज से झुककर अयाज बेग को सलाम किया। फिर वो नईम की तरफ आया। आप कलकत्ते से आए हैं ना? जी हाँ, मैं परवेज हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। ये हमारा घर है। नईम ने हाथ मिलाया और खामोशी से उसे देखने लगा। एक तन्हा और बेखतर परवरिश के तुफैल, ये उसका कुदरती बेजबान अंदाज़े गुफ्तगू बन चुका था। आइए उधर चलें, परवेज ने कहा। उनको अपनी तरफ आते देखकर वो सब उठ खड़े हुए। अब उन्होंने खिलंडरों वाला लिबास उतार कर तकरीबी लिबास पहन लिया था और ज्यादा जिम्मेदार दिखाई दे रहे थे। ये कलकत्ते से आए हैं, परवेज ने सटपटा कर कहा, और ये मेरी बहन अजरा है। ये सब हमारे बहन भाई हैं। नईम घबराहट में अपनी लंबी सुर्ख टोपी और पुन्ने पर हाथ फेरता रहा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बैठिए। सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। आप बोलते बिल्कुल नहीं हैं। अजरा ने अपनी भूरी आंखें नचाकर उसी बेतकल्लुफी से पूछा। जी नहीं तो। सब लोग सादगी से मुस्कुराए। आपने नाम नहीं बताया अपना? नईम। ओ, किस कदर खूबसूरत नाम है, एक पतले से लड़के ने अंग्रेजी में कहा। उनका खिलंडरापन और शोरो शगफ सब खत्म हो चुका था।
वो उनकी आंखों में तमस्कर की झलक साफ देखी जा सकती थी। सिर्फ अजरा उसी जारहाना अंदाज में बातें कर रही थी। अब उसने सफ़ेद रेशम की साड़ी बांध रखी थी और देखने में काफ़ी बड़ी और समझदार लग रही थी। आपको नैपकिन बनाना आता है? नहीं, दरअसल आज हमें पता चला कि हम में से आधे लोगों को नहीं आता। अजरा, ये तो गलत बात है, पतला लड़का अंग्रेजी में बोला। अब तुम कहोगी कि हमें साड़ी बांधना नहीं आती, तो ये भला क्या बात हुई? सब लोग चुपके से हंसे। कुछ देर तक वो इसी तरह बातें करते रहे। फिर मेहमान आना शुरू हो गए। अयाज बेग ने नईम को पुकारा और वो जाकर कैमरे में फिल्म चढ़ाने में उनकी मदद करने लगा। आधा घंटे के बाद कैमरा दुरुस्त हुआ। अब काफ़ी मेहमान आ चुके थे। नवाब साहब और अधेड़ उम्र की एक खूबसूरत औरत दरवाजे में खड़े उनका इस्तकबाल कर रहे थे। अजरा भी पास खड़ी थी। परवेज और गिरोह के दूसरे अफराद मेहमानों के दरमियान इधर उधर फिर रहे थे। अभी तक जो लोग आ चुके थे उनमें ज्यादातर गैर मुल्की थे। चंद एक ने ऊंचे स्याह हैट और टेल कोट पहन रखे थे। बाकी ने, जो ज्यादातर नौजवान तबका था, शाम का स्याह चुस्त लिबास पहन रखा था और सर से नंगे थे। तकरीबन सभी खामोश बैठे सिगरेट और मोटे मोटे सिगार पी रहे थे। औरतों ने बंद गले के चुस्त फ्रॉक पहन रखे थे। अब हिंदुस्तानी मेहमान आ रहे थे। वो मुख्तलिफ किस्म के लिबास में थे। मुसलमान फुंदने वाली सुर्ख टोपियों और लंबे लंबे चौगों में थे। कुछ लोग शेरवानियों में भी थे, जिनसे उनके कौम व मजहब का पता चलाना दुश्वार था कि हिंदुस्तान में अब हिंदू मुस्लिम ईसाई सबने शेरवानियां पहननी शुरू कर दी थीं। अलबत्ता हिंदू अपनी ढीली अड़ंग धोतियों और बड़ी बड़ी सफ़ेद पगड़ियों से पहचाने जा सकते थे। वो दो दो और चार चार घोड़ों वाली बहनियों में आ रहे थे। सिर्फ अंग्रेज मेहमान और चंद हिंदुस्तानी मोटरों पर आए थे। वो फाटक पर नवाब साहब और उनकी साथी औरत के साथ इखलाक से झुककर हाथ मिलाते या दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम करते और जाकर खामोशी से बैठ जाते। अंग्रेज सब एक तरफ बैठे थे, हिंदुस्तानी दूसरी तरफ। गैर मुल्कियों ने अपनी अपनी टोपियां और स्कार्फ आते ही खादिमों के हवाले कर दिए थे। हिंदुस्तानी टोपियां पहने, छड़ियां हाथों में थामे बैठे थे।